जय हिंद दोस्तों। हमारा जो भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, इस सीरीज का इससे पहले हमने 4 पार्ट बना चुके हैं। आप में से यदि कोई स्टूडेंट अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे जा करके पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। कारण क्या है कि प्रत्येक जो पार्ट है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि ये जो इस सीरीज में हम आलतू फालतू क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आता है, पढ़ाएंगे वही जो एग्जाम में आता है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है मोस्ट वीवियर सीरीज, ठीक है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे संसद के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? संसद के बारे में। तो संसद का जो है 3 भाग होता है। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उसमें होता है पहला राष्ट्रपति। संसद का पहला भाग में कौन आता है? राष्ट्रपति। दूसरा में आता है लोकसभा, तीसरा में आता है राज्यसभा। ये 3 पार्ट मिलकर के पूरा संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आइए हम बारीकी से जानते हैं। कहता है संसद अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसद के 3 अंग है। हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है भारतीय संसद के कितने अंग है? तो 3 अंग है। वह 3 अंग कौन कौन सा है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। यही 3 अंग मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आइए हम आप लोग को इधर उल्टा चलते हैं। इधर देखिए, राष्ट्रपति तो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब बता चुके हैं। इसीलिए राष्ट्रपति की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो आइए पहले हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्यसभा जो है कहता है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। पहला पॉइंट भी है, पूछेगा कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन जो है वह कहा जाता है राज्यसभा को। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। पहला पॉइंट भी है। दूसरा, यह एक अस्थायी संस्था है। यह जो है एक अस्थायी संस्था है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होते हैं। यह भी आपका भी पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछा हुआ है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था क्यों है। ऑप्शन में था क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, समझे कि नहीं? यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को हम अस्थायी संस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है। यहां तक वीडियो पॉइंट है। दूसरा, ये अगला पॉइंट में कहता है इसकी अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। राज्यसभा की जो है अधिकतम संख्या जो है वह कितना निर्धारित की गई है? 250, जिसमें से 238 जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से, 238 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के चुन करके आते हैं, ठीक है। 238 जो है, देखिए टोटल कितना है? 250। टोटल कितना है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या? 250। उनमें से 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आएगा और 12 सदस्य जो है एवं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। आप ये याद रखिएगा, चला यहां से लेकर के यहां तक नहीं याद रखिएगा चलेगा, लेकिन ये 12 जो है ये मोस्ट वीवियर है, मोस्ट वीवीआई है। पूछता है आपसे एग्जाम में कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य है। कितने सदस्य है? तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने आप पर मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। आइए, इसके लिए कोई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पावर समझ सकते हैं। चला
आगे आइए, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, इसको भी याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि वर्तमान में राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है, लेकिन कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में इसका 250 है। ठीक है, आगे आइए, इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, VVI। पूछता है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्षों के लिए, जबकि लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए। ठीक है, VVI पॉइंट है। अगला ये, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका जो है 1/3 सदस्य, मान चलिए 30 कुल संख्या है, मान लीजिए कुल संख्या 30 है, तो 1/3 सदस्य कितना होगा, इसका होगा 30 का 30 भाग निकाल लीजिए 10, मतलब 1/3 सदस्य जो इसका है क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका जो है अवकाश प्राप्त कर लेगा, छुट्टी पे चला जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष पर। इसीलिए जो है कभी भी भंग नहीं होता, क्योंकि इसका सीजन भरता जाता है। लोकसभा का 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी है, कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, उसके सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर भरता जाता है। ठीक है ना, आगे आइए, ये VVI पॉइंट है। पूछता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त करता है या अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 2 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य। कितने सदस्य, 1/3 सदस्य। आगे आइए, कहता है इसके सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य यदि आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है उम्र जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए, ये भी पॉइंट VVI है, ये VVI सीरीज ही है, इसीलिए जो पॉइंट आलतू फालतू नहीं बताएंगे, जो VVI है वही बताएंगे, इसीलिए सब VVI इसमें। चलिए, इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। मोस्ट VVI समझा चला। पूछता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, या राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, तो वो जो है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, पत्नी नहीं पति। चलिए इसको लेकर के अभी हाल ही में जो है ना बहुत हो गया था, चला कब, जब द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनी थी। एक कांग्रेस का नेता था, इन्होंने बोल दिया था संसद में ही कि पुरुष के लिए पति होता है तो महिला के लिए पत्नी होना चाहिए। इसके लिए बहुत बवाल हो गया था, इसलिए ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना कभी। चलिए सुनो तो जल्दी। चलिए, राज्यसभा हो गया। अब हम चर्चा करेंगे, वह है आपका लोकसभा। किसके बारे में चर्चा करेंगे, लोकसभा के बारे में। तो आइए, यह संसद का निम्न सदन होते हैं। पहला ही पॉइंट भी मारिएगा। पूछेगा संसद का निम्न सदन कौन होता है, ऑप्शन में राज्यसभा, लोकसभा। कौन होगा, लोकसभा। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। चलिए आगे, इसके सदस्य को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, उसको जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। इनके जो भी सदस्य होते हैं, जनता क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। ठीक है, आगे आइए, ये पूछा एग्जाम में। इसके सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 होते हैं। VVI पूछेगा कि लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है। तो लोकसभा में जो सदस्यों का अधिकतम संख्या है वह 552 होते हैं। कितना होते हैं, 552। परंतु
वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 545 है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 552 होनी चाहिए अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितना है? 545। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245। उसी तरह से लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होता है, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 545 है। दोनों पॉइंट मोस्ट भिविया है। आप इसको याद रखिएगा, और याद रखना आपका काम है, नहीं तो एग्जाम में चले जाइएगा दक्षिणवारी साइड, समझे कि ना। आइए आगे। यह एक अस्थायी संस्था है। देखिए, राज्यसभा अस्थायी संस्था है, वह कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा जो है वह अस्थायी संस्था है, क्योंकि यह प्रत्येक 5 वर्ष पर यह भंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भंग हो जाते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संस्था है? राज्यसभा, लोकसभा। कौन होगा? लोकसभा होगा। अस्थायी संस्था लोकसभा, अस्थायी संस्था जो कभी भी भंग नहीं होगा राज्यसभा। ठीक है, आगे ये इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का जो सदस्य होते हैं या लोकसभा का जो कार्यकाल होते हैं वह कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होते हैं। वहीं राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, आगे आइए। इसके सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। भी लगा लो, चला। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वह उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे आइए। आगे जब आइएगा आप तो कहता है नोट में और आपको नोट लिखाए हैं, इसमें 3 वो नोट है। तीनों नोट अपने आप में भिविया है, समझे? तो आइए, ये तीनों नोट अपने आप में क्या है? वेरी इंपोर्टेंट। चलिए, कहता लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन इस टाइप का था कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो होती है, संसद के दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो एक जगह बैठेगा, उसका जो अध्यक्ष जो है उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वह कौन करेंगे? वह जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। यही है, लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, आगे मीडिया इसको बोल तीनों मत मीडिया है। ठीक है ना, इसलिए इसमें अलग से मीडिया नहीं लगाएंगे। आगे आइए, कहता है भारतीय संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। हमारे जो ऑफलाइन क्लास है उस क्लास में डेली डीपीएस देते हैं। आज उस डीपीएस में क्वेश्चन था, और वह क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन उसका जो है 99% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन उसमें डालते हैं। जो बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, डीएलएड और अदर एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता है जो दूसरा एग्जाम पूछता है। समझे ना? आइए, भारतीय संसद एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। भारतीय संसद के जो है एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र। पहला क्या होता है? बजट सत्र, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। पहला क्या होगा? बजट सत्र, दूसरा होगा मानसून सत्र, तीसरा होगा शीतकालीन सत्र। पूछेगा कि भारतीय संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। पहला बजट, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन। पहला बजट, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन। ठीक है, आगे आइए। अगला नोट में है संसद में प्रस्तुत विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। हमारा जो संसद है उसमें जो कोई विधेयक
प्रस्तुत किया जाएगा वो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा है, चारों का चारों नाम आप याद रखिएगा। पहला है समान विधेयक, पहला क्या है, समान विधेयक। दूसरा है धन विधेयक, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। पहला है समान विधेयक, दूसरा है धन विधेयक। पहला है समान विधेयक, दूसरा है धन विधेयक। और धन विधेयक का चर्चा जो है, धन विधेयक का चर्चा जो है अनुच्छेद 110 में है। एक क्वेश्चन पूछेगा धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो 110 में। ठीक है, आगे आइए। तीसरा वित्तीय विधेयक। तीसरा कौन सा विधेयक है, तो वित्तीय विधेयक है, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 117 में है। वित्तीय विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117 में है। किसकी चर्चा, तो वित्तीय विधेयक की चर्चा। ठीक है, आगे आइए। चौथा और लास्ट संविधान संशोधन विधेयक। अब बहुत हुई है। संविधान संशोधन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद आप नहीं दिखता होगा, तो यहाँ पर लिख लो चला, अनुच्छेद जो है वो 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की संशोधन की जाती है और विधेयक प्रस्तुत करके। कहाँ प्रस्तुत करके, तो भारत का जो संसद है उसी संसद में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत और प्रस्तुत करने के बाद सहमति मिलने के बाद संविधान में संशोधन करते हैं। जैसे हाल ही में संशोधन हुआ था 103वां संविधान संशोधन। उसमें क्या था कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, सामान्य वर्गों को, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है इसका, क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है ना, नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम अब आगे चर्चा करेंगे न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, कहता है न्यायपालिका संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका जो है वह संघ का महत्वपूर्ण अंग होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम में पूछेगा। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की है। भारतीय संविधान में जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की है। इसके तहत जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, जिसमें है सबसे ऊपर जो है कौन सा न्यायालय होंगे, तो होंगे उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के बाद कौन सा आएगा, उच्च न्यायालय, जिसे हम हाईकोर्ट कहते हैं। चलिए, फिर जिला न्यायालय, फिर सेशन न्यायालय इत्यादि आते हैं। ठीक है ना, सबसे ऊपर कौन होंगे, उच्चतम न्यायालय, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर होगा जिला न्यायालय, फिर होगा उसका सेशन न्यायालय। ये सब क्या है, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे आइए, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ये जो कहा गया उच्चतम न्यायालय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए इस पर हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए, उच्चतम न्यायालय कहता है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 143 तक जो वर्णन है वह वर्णन है उच्चतम न्यायालय के। किसका वर्णन है, उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, आगे कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट VVI पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हम क्वेश्चन देखे हुए हैं, उस क्वेश्चन में जो है ये डेट तो नहीं था चला, लेकिन ईस्वी था 1950। ठीक है ना, याद है, आप डेट भी याद रखिएगा।
तो कब? 28 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार जो है उच्च न्यायालय, भारत में पहली बार जो है उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी जो स्थापना की गई वह की गई 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद 28 जनवरी को उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, बहुत बढ़िया ये पॉइंट। आगे आइए, कहते वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। VVI पॉइंट है। चेला पूछता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर के 34 होंगे। कितना न्यायाधीश होंगे? 34। एक होगा मुख्य न्यायाधीश, एक होंगे उसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 होंगे अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या होंगे? अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर के 34। ठीक है, आगे आइए, ये बहुत बढ़िया है, आपको दिखाई दिया है ना। चलिए आगे, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो 33+1 जो है न्यायाधीश, उन सभी को नियुक्त जो है कौन करते हैं? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मेरा पत्नी ठीक है। चलिए आगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश जो हाईकोर्ट होते हैं, उस हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक आपको जज के पद पर रहना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, तो इसके लिए आपको किसी भी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक आपको जज होना चाहिए। ठीक है, बना होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। देखिए, या तो आप 5 वर्ष तक जज रहे किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, या 10 वर्ष तक आप वकालत किए हो, ठीक है ना, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ये आपका प्राथमिक है, ठीक है ना। फिर देखिए VVI है, इसको तो आप VVI लगा लीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक जज होना चाहिए? तो 5 वर्षों तक। या हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक वकालत करना चाहिए? तो 10 वर्षों तक आपको वकालत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। राष्ट्रपति का आएगा तब चला। ये प्राथमिक जरूरत है। चलिए आगे क्या था? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र 65 वर्ष होते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है वह 35 वर्ष है। 35 वर्ष के बाद वह अपने पद से रिजाइन मार देता है। समझे ना, उसकी जो उम्र सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष ही होती है। ठीक है, 65 वर्ष पूरे के बाद उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, आगे आइए, इसको भी आप VVI के श्रेणी में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम उम्र सीमा क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। कितना होती है? 65 वर्ष होती है। चलिए आगे, हम नोट लिखाए हैं और आपको बोल दे शुरू में ही कि नोट जो है हमेशा VVI को श्रेणी में रखिएगा। आप नोट को हमेशा आप VVI के श्रेणी में रखिएगा। तो आओ चला, नोट क्या कहता है? नोट कहता है या कहती है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक होते हैं। बहुत VVI पूछता है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करते हैं? तो वह जो है उच्चतम न्यायालय करते हैं। मौलिक अधिकार
कहां से लिया गया? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? जो आम नागरिकों को, भारतीय आम नागरिकों को मौलिक अधिकार दी गई है, उस मौलिक अधिकार की रक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट करेंगे। कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत हो गया, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। आगे हम